हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संजीव सिंह जी के स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग मानव पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। यह कंप्लीट मास्टर क्लास होगी 100% एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे कि यह एसएससी, रेलवे, पुलिस, पीएससी और यूपीएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इसकी परिभाषा है, पाचन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल अणुओं को तोड़ा जाता है, उसे पाचन कहते हैं। जटिल और अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलना, यह प्रक्रिया एंजाइम और जल की मदद से पूरी होती है। पाचन मुख्य रूप से एक हाइड्रो हाइड्रोलाइटिक जल अपघटनीय प्रक्रिया है। आगे देखते हैं पाचन का अर्थ, जैसे कि जटिल रूप में हम जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यह सब जटिल रूप में होते हैं और सरल रूप देखते हैं। पाचन के बाद शरीर जो सोखता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, बसीय अम्ल, यह पाचन का सरल रूप होता है। आगे देखते हैं परीक्षा के लिए महत्व। यह एसएससी, रेलवे, एंजाइम को नाम, ग्रंथियों उनसे सीधे प्रश्न आते हैं और यूपीएससी, पीएससी पाचन प्रक्रियाओं के क्रम और वैज्ञानिक कारणों पर कथन आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पुलिस एग्जाम जैसे अंगों की लंबाई, पीएच मान और मूल्य तत्वों पर प्रश्न आते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पाचन तंत्र के अध्ययन को गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहा जाता है। विलियम ब्यू मॉन्ट को गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी का पिता कहा जाता है। इन्होंने पहली बार सिद्ध किया कि पेट में पाचन एक रासायनिक प्रक्रिया है, न कि केवल यांत्रिक। पाचन की पूरी प्रक्रिया में जल और एंजाइम उत्प्रेरक का काम करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली। अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख में लेना, अंतर्ग्रहण कहते हैं। और पाचन, जटिल भोजन का सरल रूप में टूटना, पाचन कहते हैं। अवशोषण, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलना अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण, कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के लिए उपयोग स्वांगीकरण कहलाता है। पाचन तंत्र के अंग, जैसे कि मानव पाचन तंत्र को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल मुख से शुरू होकर उदर तक जाती है। ग्रंथियां पाचक रस और एंजाइम स्रावित करती हैं। आगे देखते हैं आहार नाल। यह एक लंबी और कुंडलित नली होती है। आहार नाल, इसकी कुल लंबाई लगभग 9 मीटर या कहें तो 30 से 33 फीट होती है। इसके मुख्य भाग हैं, जैसे कि मुखगुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यह इसके मुख्य भाग होते हैं। आगे देखते हैं मुखगुहा। मुखगुहा की शुरुआत यहीं से होती है। मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। मुखगुहा में 3 मुख्य अंग होते हैं, जैसे कि दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। यह मुखगुहा के 3 मुख्य अंग होते हैं। दांत भोजन को चबाने और काटने का कार्य करते हैं। जीभ भोजन में लार मिलाने और स्वाद पहचानने का कार्य करती है। लार ग्रंथियां, यह लार स्रावित करना होता है। आगे देखते हैं दांत। दांत का अध्ययन, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इसकी संरचना, मनुष्य के दांत मुख्य रूप से डेंटिन के बने होते हैं। इनेमेल दांतों का बाहरी सफेद आवरण है। यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनेमेल। आगे देखते हैं मानव दांतों की विशेषताएं। मानव दांतों की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे गैरित दंती, द्विबार दंती और विषम दंती। गैरित दंती में दांत मसूड़ों के गैत में मजबूत से धसे होते हैं और द्विबार दंती जीवन में दांत 2 बार आते हैं। दूध के दांत 20 और स्थायी दांत 32 होते हैं। विषम दंती, सभी दांत एक समान नहीं होते हैं, बल्कि 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। आगे देखते हैं दांतों के प्रकार। भाग 1 में देखते हैं इसे कृतंक, जिसे इंकराइयर भी कहते हैं। इसका कार्य होता है भोजन को काटना। इनकी संख्या 8 होती है। कुल संख्या 8 होती है, जैसे कि ऊपर 4 और नीचे 4 होते हैं। इन्हें नोज टीथ भी कहते हैं। रत्नक, इन्हें केनाइन भी कहते हैं। इनका कार्य होता है भोजन को चीरना और पढ़ना। इनकी संख्या भी 4 होती है।
जैसे कि ऊपर 2 और नीचे 2। इन्हें आइट्रिट भी कहते हैं। इन्हें मांसाहारी जीवों में लंबे होते हैं। यह मांसाहारी जीवों में लंबे होते हैं। आगे देखते हैं। अगला है अग्रचर्वणक। इनका कार्य जिसे प्रीमोलर भी कहते हैं। इनका कार्य होता है भोजन को चबाना। इनकी संख्या 8 होती है। ऊपर के 4, नीचे के 4, कुल 8 दांत होते हैं अग्रचर्वणक। यह बच्चों में दूध के दांतों में होते हैं। यह अनुपस्थित होते हैं बच्चों के दूध के दांतों में यह अनुपस्थित होते हैं बच्चों में। इन्हें चीक टीथ भी कहते हैं। चर्वणक जिन्हें मोलर भी कहते हैं। इनका कार्य भोजन को पीसना और इनकी संख्या कुल 12 होती है। ऊपर के 6, नीचे के 6। तीसरे चर्वणक को अकल डांड भी कहते हैं। आगे देखते हैं। दंतसूत्र। दंतसूत्र जबड़े के एक आधे भाग ऊपरी और निचले के दांतों को ICPM की संख्या दर्शाता है। जैसे कि वयस्क मानव में एडल्ट का दंतसूत्र 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 गुणे 2 होता है, यानी कि कुल 32 दांत होते हैं। बच्चों का दंतसूत्र 20 दांत होते हैं। इनका सूत्र है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 गुणे 2, यानी कुल 20 दांत होते हैं। यहाँ 0 का अर्थ है प्रीमोलर्स की अनुपस्थिति। बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। जीभ, जिसे टंग भी कहते हैं, यह एक मांसपेशी अंग है। जीभ का पिछला हिस्सा हाइड्रोइड हड्डी से जुड़ा होता है। जीभ का मुख्य कार्य है भोजन को निगलने में मदद करना, बोलने में सहायता करना, भोजन में लाल को अच्छी तरह मिलाना और स्वाद कलिकाओं द्वारा स्वाद का ज्ञान कराना। आगे देखते हैं। स्वाद कलिकाएं। जीभ पर छोटी छोटी दानेदार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें पेपिला कहते हैं। इन्हीं में स्वाद कलिकाएं होती है। स्वाद का क्षेत्र, जैसे कि अग्रभाग, पश्चभाग और पश्चभाग बैक में होता है। जैसे कि अग्रभाग में मीठा और पश्च या कहें मध्य में नमकीन और खट्टा लगता है, और पश्चभाग में कड़वा बिटर लगता है। नोट में बीच के हिस्से में कोई स्वाद का कलिका नहीं होती है। आगे देखते हैं। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी कुल 6 लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे कि पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि कान के पास होती है। सांपों में यह बेस ग्रंथि के पॉइजन ग्लैंड बन जाती है। मम्पस रोग इसी में सूजन से होता है। सब मैंडिबुलर, निचले जबड़े के पास सबसे ज्यादा लाल 70% यहीं से निकलती है। सब लिंगुअल, जीभ के नीचे यह सबसे छोटी होती है। आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लार के तथ्य देखते हैं। मात्रा एवं pH मान। मनुष्य में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बनती है। लार का pH मान 6.8 होता है। हल्का अम्लीय है और इसका संगठन 99% जल और 1% एंजाइम तथा लवण होते हैं। मुख में भोजन लार के मिश्रण को बोलस कहा जाता है। आगे देखते हैं। लार के प्रमुख एंजाइम, जैसे कि टाइलिन, सलाइवरी एमाइलेस भी कहती है। यह स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। यह स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। लाइसोजाइम, यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, जिसे एंटीबैक्टीरियल गुण कहते हैं। आगे देखते हैं। ग्रेसनी, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रेसनी कहलाता है। यह भोजन, फूड और वायु दोनों के लिए सामान्य माना गया है। यहाँ कोई पाचन नहीं होता है। ग्रेसनी में एक उपास्थि का ढक्कन होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। आगे देखते हैं। व्यास नली, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एशियन नली है, जो भोजन को अमाशय से जोड़ती है। नोट, गैस नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। गैस नली में भोजन का एक विशेष गति के द्वारा नीचे खिसकता है, जिसे परमाणु कुंचन गति कहते हैं। यह श्लेष्मा स्रावित करती है, इससे भोजन आसानी से फिसलता है। आगे देखते हैं। परमाणु कुंचन गति, भोजन के आहार नाल में आगे बढ़ने की प्रक्रिया को संकुचन, भोजन के ऊपर की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे भोजन पर दबाव पड़ता है। शीतलन, भोजन के निचले
नीचे की मांसपेशियां फैल जाती हैं, जिससे भोजन आसानी से नीचे खिसक जाता है। यह पूरी आहार नाल में होता है। आगे देखते हैं। अमाशय। अमाशय का परिचय देखते हैं, जैसे कि यह आहार नाल का सबसे चौड़ा ये आकार का थैलीनुमा अंग होता है। भोजन अमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है। अमाशय में भोजन लुगदी के समान हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। यह मनुष्य रूप से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। आगे देखते हैं अमाशय के भाग। अमाशय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक ऊपरी भाग होता है जो हृदय के पास होता है। यह गैस नली इसी में खुलती है। फंडिक मध्य भाग है। यह सबसे बड़ा भाग है। इसमें रूजी नामक कांटेदार संरचनाएं होती हैं जो भोजन को रोक कर रखती हैं। पाइलोरिक इसका निचला भाग है जो छोटी या गहरी में खुलता है। इसी में जठर ग्रंथियां होती हैं अमाशय की। आगे देखते हैं जठर ग्रंथियां। अमाशय की भीतरी दीवार पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं। जठर ग्रंथियों में मुख्य कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि ऑक्सीटोनिक कोशिकाएं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालती हैं। पेप्टिक या जिन्हें चीव कोशिकाएं भी कहती हैं, ये पेप्सिन ओजन निष्क्रिय एंजाइम निकालती हैं। मिकस कोशिकाएं श्लेष्मा निकालती हैं। आगे देखते हैं जठर रस। इनका गुण है ये अत्यधिक अम्लीय होती हैं। इनका पीएच मान 1.5 से 2.5 के बीच होता है। इनका रंग हल्का पीला होता है और मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि पेप्सिन और रेनिन। ये जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। आगे देखते हैं अमाशय के एंजाइम पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन यह प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़कर पेंटोन्स में बदल देता है। रेनिन यह दूध में पाई जाने वाली कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है। यह दूध को फाड़कर दही में बदल देता है। बच्चों में अधिक सक्रिय होता है रेनिन। आगे देखते हैं HCl के कार। यह भोजन के साथ जीवाणुओं को नष्ट करता है। HCl भोजन के साथ जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। एंजाइम को कम करने के लिए अम्लीय माध्यम देता है। भोजन को सड़ने से बचाता है और कठोर पदार्थों जैसे कि हड्डियां को गलाने में मदद करता है। प्रश्न है HCl से अमाशय को नहीं जलता है। उत्तर श्लेष्मा की मोटी परत और अमाशय की दीवार की रक्षा करती है। आगे देखते हैं छोटी आंत। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 6.5 मीटर होती है। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण छोटी ही आंत में होता है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत लंबी होती है सेल्यूलोज पचाने के लिए, और मांसाहारी में छोटी आंत होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जैसे कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होते हैं। आगे देखते हैं गहरी। यह छोटी आंत का सबसे पहला और सी या यू आकार का भाग होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर का। जैसे ही अमाशय से अम्लीय भोजन यहाँ पहुँचता है, इसमें 2 महत्वपूर्ण रस निकलते हैं, जैसे कि पित्तरस और अग्नाशयी रस। पित्तरस यकृत से आता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। अग्नाशयी रस यह अग्नाशय से आता है, जिसमें पूर्ण पाचक एंजाइम होते हैं। नोट: गहरी में कोई भी एंजाइम स्वयं स्रावित नहीं होता है। आगे देखते हैं जेजुनम और इलियम। जेजुनम यह एक मध्य भाग है। यह भोजन को आगे सरकाने और फैलने के लिए स्थान देता है। यहाँ रक्त वाहिकाओं का जाल होता है। इलियम यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, जो भोजन का पूर्ण पाचन करता है और अवशोषण यहीं समाप्त होता है इलियम में। आगे देखते हैं बिलाई और अवशोषण। इलियम की आंतरिक दीवार पर उंगलियों के समान गुहार पाए जाते हैं, जिन्हें बिलाई या रसांकुर कहते हैं। बिलाई का कार्य है यह छोटी आंत के सतही क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देते हैं। इनमें रक्त वाहिकाएं होती हैं जो पचे हुए भोजन को चूस कर रक्त में मिला देती हैं। यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। आगे देखते हैं यकृत का परिचय।
यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी यकृत है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। इसका स्थान उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होता है। यकृत की कोशिकाओं में पुनर्निर्माण की सबसे अधिक क्षमता होती है। आगे देखते हैं यकृत के प्रमुख कार्य, जैसे कि पित्तरस। पित्तरस का निर्माण यकृत लगातार पित्तरस बनाता है, जो कि वसा के पाचन में जरूरी है। विषहरण शरीर में बने विषैले पदार्थों को और दवाओं के प्रभाव को नष्ट करता है। विटामिन का संचय, यकृत विटामिन ए, डी, ई व के वसा में घुलनशील है और विटामिन B12 का भंडारण करता है। रक्त प्रोटीन का निर्माण, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने वाले तथा हिपेरिन रक्त जमने से रोकने वाला बनाता है। आगे देखते हैं यकृत के प्रमुख कारकों में ग्लाइकोजेनेसिस। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो यकृत उसे ग्लाइकोजन में बदलकर अपने पास संचित कर लेता है। यूरिया का रिजर्व बैंक होता है। यूरिया का निर्माण, यकृत अतिरिक्त अमीनो अम्ल और अत्यधिक विषैली अमोनिया को कम विषैली यूरिया में बदल लेता है। इसे ऑर्निथियोनिन चक्र द्वारा होता है। आगे देखते हैं पित्ताशय। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक छोटी थैली है जो कि यकृत के ठीक नीचे स्थित होती है। मुख्य कार्य है इसका यकृत द्वारा बनाए गए पित्तरस को स्टोर संचित करना और उसे गाढ़ा करना होता है। पित्ताशय से पित्तरस एक नली के माध्यम से ग्रहणी में पहुंचता है। पित्ताशय में पथरी कोलेस्ट्रॉल में जमने के कारण बनती है। आगे देखते हैं पित्तरस, यह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। इसका पीएच मान 7.7 से 8.4 होता है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व, पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसके कार्य है अमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना ताकि अग्न्याशयी एंजाइम का काम कर सके। वसा का पायसीकरण, वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ना। अगला है अग्न्याशय, यह मानव के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। अंतःस्रावी भाग जैसे कि लैंगरहैंस की द्वीपीय इकाएं होती हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन निकालती है। बहिःस्रावी भाग यह अग्न्याशयी रस स्रावित करता है जो कि पाचन में मदद करता है। आगे देखते हैं इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। इसके प्रमुख एंजाइम जैसे TAL, T यानी ट्रिप्सिन, A यानी एमाइलेज, L यानी लाइपेज, यह 3 एंजाइम होते हैं। इसका कार्य ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टाइड्स में होता है। आगे देखते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद अपचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है लेकिन चौड़ाई आंत से अधिक होती है। चौड़ाई छोटी आंत से अधिक होती है। इसका महत्वपूर्ण है बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। मुख्य कार्य जल और खनिजों का अवशोषण करना होता है। इसमें ई कॉली नामक सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो मल बनाने में मदद करते हैं और विटामिन B12 और के बनाते हैं। आगे देखते हैं बड़ी आंत के भाग हैं जैसे कि सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम में छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़ इसी से अपेंडिक्स द्वारा जुड़ा होता है जो मानव में अवशेषी अंग है। कोलन एक बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। यहाँ जल का अधिकतम अवशोषण होता है। इसके 4 हिस्से होते हैं। मलाशय एक अपशिष्ट पदार्थ मल यहाँ स्थायी रूप से जमा होता है। आगे देखते हैं पाचक एंजाइम मुख और अमाशय, जैसे कि अंग और रस और एंजाइम किसका पाचन होता है, जैसे कि मुख में लार और इसका एंजाइम टाइलिन है, स्टार्च माल्टोज में बदलता है। अमाशय में जठर रस होता है। यह पेप्सिन इसमें एंजाइम होता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, इसका पाचन करता है। अमाशय एक जठर रस निकालता है। इसमें रेनिन एंजाइम होता है जो दूध को दही में
पाचन करता है। आगे देखते हैं। पाचक एंजाइम अग्नाशय, जैसे कि रस का इसका एंजाइम और किसका पाचन होता है? अग्नाशयी रस, इसका एंजाइम ट्रिप्सिन है। यह प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में करता है। अग्नाशयी रस एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में पाचन करता है। अग्नाशयी रस इसका एंजाइम लाइपेज होता है। यह वसा को वसीय अम्ल में पाचन करता है। आगे देखते हैं। जैसे कि फ्लो चार्ट कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जैसे कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को मुख्य या टालिन एंजाइम द्वारा माल्टोज डाइसेकेराइड में बदलता है और छोटी आंत में जाता है, जो एमाइलेज और माल्टोज द्वारा ग्लूकोज यानी कि अंतिम सरल रूप में हो जाता है। आगे देखते हैं। प्रोटीन और वसा के पाचन का फ्लो चार्ट, जैसे कि प्रोटीन पाचन फिर पेप्सिन में और पेप्सिन से पेंटोज और पेंटोज से ट्रिप्सिन में और फिर अमीनो अम्ल में जाता है। इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन होता है। अब वसा का पाचन देखते हैं। पहले वसा पित्रस में, फिर पित्रस से पायसीकृत वसा में जाता है, फिर लाइपेज में, फिर इसके बाद बस ये अम्ल प्लस ग्लिसरीन में पाचन हो जाता है। आगे देखते हैं। स्वांगीकरण और मल त्याग। यह स्वांगीकरण, यह अवशोषित भोजन का रक्त के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है और ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया या जीवद्रव्य के निर्माण में उपयोग होता है। मल त्याग, अपचय भोजन मलाशय में जमा होता है और समय समय पर गुदा के रास्ते से शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। मल का पीला रंग यूरोबिलिन या स्टोकार्बोबिलिन मरणक के कारण होता है। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण पीएच मान, इंपोर्टेंट पीएच मान की वैल्यू देखते हैं। जैसे कि पहले की तरल, फिर उसका पीएच मान और प्राकृतिक। जैसे कि लाल का पीएच मान 6.8 होता है। यह हल्का अम्लीय होता है। जठर रस का पीएच मान 1.5 से 2.5 होता है। यह प्रबल अम्लीय होता है। पित्त रस का पीएच मान 7.7 से 8.4 होता है। यह क्षारीय होता है। अग्नाशयी रस 7.5 से 8.3 होता है। यह क्षारीय होता है। आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? एनिमल। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से। वसा को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज कहाँ से निकलता है? अग्नाशयी रस से। याद रखने के लिए कुछ ट्रिक, जैसे कि अग्नाशय के एंजाइम जैसे ताल से यानी टी यानी ट्रिप्सिन जिसे प्रोटीन भी कहते हैं, ए यानी एमाइलेज जिसे कार्बनिक भी कहते हैं, एल यानी लाइपेज जिसे वसा भी कहते हैं। प्रोटीन आंत के भाग जैसे कि डीजे इलियम, डी यानी ड्यूडेनम गहरी कहते हैं, जे यानी जेजुनम जिसे मध्यांत भी कहते हैं, इलियम यानी शेषनाल। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।